Good morning viewers, welcome to Judicial Study Center। आज का टॉपिक है CRPC 1973 सेक्शन 2 में डिफिनीशंस। इससे पहले लेक्चर में डिफिनीशन में बेलेबल ऑफेंस क्या है, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या है, कैसे डिसाइड किया जाएगा कि कोई ऑफेंस बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, बेलेबल एवं नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या डिफरेंस है, ये आपको पढ़ा चुके हैं। साथ ही साथ कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, इसको कैसे डिसाइड किया जाएगा कि कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, कॉग्निजेबल एवं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या अंतर है, इतना डिफिनीशन में आपने पढ़ लिया है। अब आगे जो इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन है वो है इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन को सेक्शन 2H में इसको डिफाइन किया गया है और इंक्वायरी टर्म को सेक्शन 2G में डिफाइन किया गया है। और एक ट्रायल टर्म आता है, ट्रायल टर्म को CRPC में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। तो ये तीनों टर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है और ख़ास तौर से पूछा जाता है कि इंक्वायरी और ट्रायल में क्या डिफरेंस है। तो आज इसी तीनों टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखा जाए इन्वेस्टिगेशन टर्म को, तो इन्वेस्टिगेशन टर्म को CRPC 1973 सेक्शन 2H में डिफाइन करते हुए कहा गया है कि अन्वेषण के अंतर्गत वे सारी कार्यवाहियां आती हैं जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी के द्वारा की जाती है या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जिसको इस निमित्त मजिस्ट्रेट ने प्राधिकृत किया है, साक्ष्य को एकत्रित करने के लिए किया जाता है, तो इसी को इन्वेस्टिगेशन कहा जाएगा। परिभाषा एक बार फिर से सुने। सेक्शन 2H में अन्वेषण को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि अन्वेषण के अंतर्गत वे सारी कार्यवाहियां आती हैं जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी के द्वारा की जाती है या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जिसको मजिस्ट्रेट ने इस निमित्त प्राधिकृत किया है, साक्ष्य को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। ये सेक्शन 2H में इन्वेस्टिगेशन की परिभाषा दी गई है। अब सेक्शन 2H में जो इन्वेस्टिगेशन की परिभाषा दी गई है उसका एनालिसिस किया जाए कि अन्वेषण के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि आप देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन होता है यह पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाता है। दूसरी चीज़, पुलिस ऑफिसर से भिन्न किसी व्यक्ति के द्वारा भी अन्वेषण किया जा सकता है जिसको मजिस्ट्रेट ने अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत किया है। तीसरी चीज़ की जो इन्वेस्टिगेशन है, इस संहिता के अंतर्गत जो प्रावधान दिया गया है
उसी के अंतर्गत किया जाना चाहिए। और चौथी चीज़ कि जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो टू कलेक्ट एविडेंस अर्थात साक्ष्य को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। तो सेक्शन 2H में जो अन्वेषण की परिभाषा दी गई है उसका एनालिसिस करने पर 4 आवश्यक तत्व निकलता है कि अन्वेषण पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाता है। दूसरा, मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा भी अन्वेषण किया जा सकता है जिसको मजिस्ट्रेट ने अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत किया है। और तीसरी चीज़ की जो अन्वेषण है वह इस संहिता के अधीन जो प्रावधान दिया गया है उसी के अंतर्गत किया जाना चाहिए। और चौथी चीज़ कि प्रीलिम्स में पूछता है कि इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्ट क्या है, तो लास्ट में लिखा है कि साक्ष्य को एकत्रित करना, अर्थात जो अन्वेषण किया जाता है वो एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। अब देखें व्यवहारिक रूप में अन्वेषण के अंतर्गत जब पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर जाता है, वहाँ पर वह नक्शा बनाता है, पुलिस अधिकारी तथ्यों की छानबीन करता है, वास्तविकता का पता करता है, अपराधी को पकड़ता है, उस घटना से जो भी संबंधित व्यक्ति हैं उनसे पूछताछ करता है और पूछताछ करके उसको रोजनामचे में, केस डायरी में वह उसको दर्ज करता है। ये पुलिस अधिकारी की जो कार्यवाही होती है, इसी कार्यवाही को इन्वेस्टिगेशन करना, तफ्तीश करना, विवेचना करना, इसी को कहा जाता है। तो ये सेक्शन 2H में अन्वेषण की परिभाषा आपने देखा। अब आगे देखा जाए तो जो सेक्शन 2G है इसमें इंक्वायरी टर्म को डिफाइन किया गया है और जांच शब्द को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि जांच से तात्पर्य विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच से है जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा की जाती है। जांच शब्द की क्या परिभाषा दी गई है? सेक्शन 2G में जांच को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि जांच से तात्पर्य विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच से है जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा की जाती है। अर्थात अब सेक्शन 2H में, सेक्शन 2G में अब जो इंक्वायरी की परिभाषा दी गई है, अब इसका एनालिसिस किया जाए तो जांच के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व है। तो सबसे पहली चीज़ कि आप देख रहे हैं कि जो जांच है, यह जांच या तो कोर्ट के द्वारा किया जाता है या फिर जांच मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। और दूसरी चीज़ कि ये जो इंक्वायरी होती है यह ट्रायल से भिन्न होती है और जो जांच की जाती है इस संहिता के अंतर्गत जांच से संबंधित जहां उपबंध दिया गया है वहीं पर जांच की जाती है। और जो जांच किया जाता है उस जांच का ऑब्जेक्ट क्या होता है? जांच का उद्देश्य होता है तथ्य की वास्तविकता का पता करना। तो अब इंक्वायरी की परिभाषा आपने देखा और इंक्वायरी की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि इंक्वायरी किसके द्वारा की जाती है। तो इंक्वायरी या तो न्यायालय के द्वारा की जाती है या मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है
इस संहिता के अंतर्गत जो प्रावधान दिया गया है उसके अंतर्गत इंक्वायरी की जाती है। जो इंक्वायरी होती है वह विचारण से भिन्न होती है और इंक्वायरी का ऑब्जेक्ट होता है तथ्य की वास्तविकता का पता करना। अब देखें, यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि सीआरपीसी में इंक्वायरी से संबंधित कुछ प्रोविज़न को बताइए, तो सीआरपीसी में इंक्वायरी से संबंधित प्रोविज़न कहाँ पर दिया गया है। वास्तव में आप देखेंगे तो जो सीआरपीसी आप ये पढ़ रहे हैं, इस सीआरपीसी के अंतर्गत एक तो भारतीय दंड संहिता में जो वर्णित अपराध है उसका पूरा इसमें प्रोसीजर दिया गया है। दूसरी चीज़ देखेंगे कि सीआरपीसी के अंतर्गत आईपीसी में वर्णित अपराध के अलावा भी तमाम कार्यवाहियों के बारे में यहाँ पर प्रक्रिया दी गई है। तो आईपीसी से भिन्न जितनी कार्यवाही होती है और उसकी जो प्रक्रिया चलती है वह सारी इंक्वायरी से संबंधित होती है। तो याद करने के लिए ध्यान रखना है कि आईपीसी से भिन्न जो भी कार्यवाही है उसकी जो प्रक्रिया सीआरपीसी में दी गई है वो सारी प्रक्रिया वह इंक्वायरी से संबंधित होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप पढ़ेंगे सेक्शन 125, अब सेक्शन 125 से लेकर के और सेक्शन 128 में मेंटेनेंस के संबंध में प्रोविज़न दिया गया है। तो जो भरण पोषण की कार्यवाही होती है यह कैसी होती है, इसकी प्रकृति क्या होती है, तो इसकी प्रकृति इंक्वायरी की होती है, ये जांच की होती है। इसी तरीके से आप पढ़ेंगे कि सेक्शन 106 से लेकर के और सेक्शन 124 तक इसके अंतर्गत जो प्रावधान दिया गया है कि परिशांति एवं सदाचार बनाए रखने के लिए प्रतिभूति। अब परिशांति एवं सदाचार बनाए रखने से संबंधित प्रतिभूति से संबंधित जो प्रावधान दिया गया है इसका भी नेचर क्या है, ये भी इंक्वायरी स्तर का होता है। जैसे सेक्शन 116 आप पढ़ेंगे तो धारा 116 की हेडिंग ही है जांच। तो यहाँ भी जो प्रक्रिया होती है वह जांच प्रकृति की होती है। इसी प्रकार से सीआरपीसी की धारा 145 आप पढ़ेंगे कि भूमि एवं जल के संबंध में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा कब्जे का निर्धारण किया जाता है। तो इसकी भी जो प्रकृति होती है वह भी इंक्वायरी स्तर की होती है। सेक्शन 202 पढ़ेंगे, इसकी भी जो कार्यवाही है वह जांच प्रकृति की होती है। इसके अलावा सेक्शन 174 पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी जांच शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आप जब सीआरपीसी पढ़ रहे हैं तो इस बात को ध्यान में रखना है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सीआरपीसी में इंक्वायरी से संबंधित प्रोविज़न कहाँ कहाँ पर दिया गया है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने देखा मेंटेनेंस से संबंधित जो प्रक्रिया चलती है वह इंक्वायरी स्तर की होती है। परिशांति एवं सदाचार बनाए रखने के लिए प्रतिभूत से संबंधित जो प्रोविज़न है वो भी इंक्वायरी स्तर का होता है। इसके अलावा धारा 145 के अंतर्गत भूमि एवं जल के संबंध में जो विवाद उत्पन्न होता है वहाँ कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा कब्जे का निर्धारण किया जाता है, उसकी भी प्रकृति इंक्वायरी स्तर की होती है। इसके अलावा धारा 202 आपको बताए, धारा 174 बताए।
तो ये इंक्वायरी है। अब इंक्वायरी के बाद जो तीसरा टर्म आता है वो है ट्रायल, विचारण। और ट्रायल टर्म को सीआरपीसी में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। तो सवाल ये है कि विचारण कहा किसे जाएगा। जो सेक्शन 2G में इंक्वायरी की परिभाषा आपने देखा, उस परिभाषा में लिखा है कि जांच से तात्पर्य विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच से है जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा की जाती है। अब जो सेक्शन 2G में इंक्वायरी की परिभाषा दी गई है, उस परिभाषा से पूरी तरीके से स्पष्ट है कि जांच और विचारण ये दोनों अलग कार्यवाही होती है। लेकिन विचारण शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, तो ट्रायल किसे कहा जाएगा, विचारण किसे कहा जाएगा। तो वास्तव में जो विचारण की कार्यवाही है, यह एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है, यह एक न्यायिक कार्यवाही है। और ट्रायल के माध्यम से किसी अभियुक्त व्यक्ति को या तो एक्विटल किया जाता है या उसका कन्विक्शन किया जाता है, तो उसी को ट्रायल कहा जाता है। अर्थात जहां पर कार्यवाही का अंत अभियुक्त व्यक्ति को दोष मुक्त करने में होता है या दोष सिद्ध करने में होता है, तो वह जो प्रोसीडिंग होती है वह ट्रायल कहलाता है। अब आगे फिर सवाल ये है कि इंक्वायरी और ट्रायल दोनों में क्या डिफरेंस है। प्रायः इंटरव्यू में भी इसको पूछ लिया जाता है कि इंक्वायरी ट्रायल दोनों में क्या डिफरेंस है। जो आपने परिभाषा देखा सेक्शन 2G में इंक्वायरी की, ट्रायल की सामान्य परिभाषा आपको बताए, लेकिन जो जांच एवं विचारण होता है यह दोनों कोर्ट या मजिस्ट्रेट के द्वारा ही किया जाता है। तो जांच एवं विचारण दोनों मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है या कोर्ट के द्वारा किया जाता है या मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। तो सवाल ये है कि जांच एवं विचारण दोनों में क्या डिफरेंस है, तो दोनों में क्या अंतर है। देखें, दोनों में जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर ये है कि जहां कार्यवाही का अंत अभियुक्त व्यक्ति को दंडित करने में होता है या छोड़ने में होता है या कन्विक्शन या एक्विटल में होता है, तो वह कार्यवाही ट्रायल की कार्यवाही होती है, वह कार्यवाही विचारण की कार्यवाही होती है। लेकिन जहां पर कार्यवाही का अंत अभियुक्त व्यक्ति को दोष मुक्त या दोष सिद्ध करने में नहीं होता है, बल्कि केवल तथ्य की वास्तविकता का पता करना होता है, तो वह कार्यवाही वह जांच कहलाती है। तो ध्यान रखना है कि इंक्वायरी ट्रायल दोनों कोर्ट के द्वारा किया जाता है, दोनों मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि जो ट्रायल होता है उसमें या तो अभियुक्त को एक्विटल किया जाता है या उसका कन्विक्शन किया जाता है, लेकिन जो जांच होती है, जो जांच का अंत होता है, वह अभियुक्त व्यक्ति को एक्विटल और कन्विक्शन में नहीं होता है, बल्कि केवल तथ्य की वास्तविकता का पता किया जाता है। और दूसरा डिफरेंस इसमें आप ये बता सकते हैं कि जो जांच होती है वह विचारण से पूर्ववर्ती होती है, तथा जो विचारण होता है वह जांच के पश्चातवर्ती होता है। और जैसे ही जांच का अंत होता है वैसे ही विचारण का प्रारंभ होता है। तो जो दूसरा डिफरेंस है कि जो इंक्वायरी होती है वह ट्रायल से सदैव पहले होती है, और जो ट्रायल होता है वह इंक्वायरी के पश्चात होता है।
और जैसे ही ट्रायल का प्रारंभ होता है वहीं इंक्वायरी का अंत हो जाता है। तो अब यहाँ पर एक शब्द आप देख रहे हैं कि जैसे ही विचारण प्रारंभ होता है जांच का अंत हो जाता है, और विचारण से पहले की कार्यवाही इंक्वायरी कहलाती है। तो अब यहाँ पर इसको समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि विचारण का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो वास्तव में विचारण का प्रारंभ तब माना जाता है जब अभियुक्त व्यक्ति के ऊपर आरोप को विरचित कर दिया जाता है और चार्ज फ्रेम करने के पश्चात अभियुक्त व्यक्ति से पूछा जाता है कि तुम्हारे ऊपर जो आरोप लगाया गया है इसको स्वीकार करते हो या विचारण किए जाने का दावा करते हो। वास्तव में यहीं से विचारण का प्रारंभ होता है और इससे पहले की जो भी कार्यवाही होती है वह सब जांच सदृश से होती है। इस तरीके से इंक्वायरी और ट्रायल में यही दो मेजर डिफरेंस है। तो आपने देखा, तीन टर्म आपको आज बताए कि इन्वेस्टिगेशन क्या है, इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंक्वायरी क्या है, इंक्वायरी का ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रायल क्या होता है, ट्रायल का ऑब्जेक्ट क्या होता है, और इंक्वायरी और ट्रायल में क्या डिफरेंस है। दैट्स ऑल। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।